नमस्कार, आज का एजेंडा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर कोने की बात करेंगे। हमारे साथ अयोध्या से राजीव सिंह, लखनऊ से शिवानी शर्मा, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, कानपुर से अमित गंजू जुड़े हुए हैं। हम एजेंडा खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की खबरों पर एक नजर। वीवीआईपी चॉपर डील में हुए कथित घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में 2008 के हस्तलिखित नोट की वजह से रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारियों पर तलवार लटक रही है। जांच में कई ऐसे बड़े खिलाड़ी भी फंस सकते हैं जो इतालवी कंपनी से सौदा करने के पक्ष में थे। लोकसभा चुनाव से पहले इंडियन आर्मी में करियर बनने की चाह रखने वाली महिलाओं को गुड न्यूज दे सकती है। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी के तहत रिक्रूट हुई महिला अधिकारियों को नई ब्रांच में परमानेंट कमीशन ऑफिसर पोस्ट किया जाएगा। आर्मी के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक अगले साल फरवरी से यह लागू होने की उम्मीद है। इसके अलावा इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रतिबंधित मिसाइलों को विकसित करता है तो रूस भी ऐसा ही करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में खेले जा रहे 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में अब तक भारत को लगातार झटके लगे हैं। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में लंच तक 4 विकेट गंवा दिए हैं। फिलहाल स्कोर 56 रनों पर 4 विकेट है। चेतेश्वर पुजारा 11, रोहित शर्मा 15 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। चलिए अब अपने सहयोगियों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। उनसे आज की बड़ी खबरों पर चर्चा का प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले चलते हैं अयोध्या, चूंकि पूरे देश और दुनिया की निगाहें आज अयोध्या पर हैं, क्योंकि आज 6 दिसंबर है। राजीव, सुबह के 9 बज चुके हैं। अब तक की बड़ी हलचल और आने वाले कुछ घंटे कैसे रह सकते हैं? राजेंद्र, हर वर्ष की तर्ज पर 6 दिसंबर को आज अयोध्या की विवादित ढांचे की 26वीं वर्षी मनाई जा रही है। इस दौरान अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या के सभी प्रमुख मार्गों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस वक्त मैं अयोध्या के एक प्रमुख मार्ग पर खड़ा हूं, राम की पैड़ी के मार्ग पर खड़ा हूं, जहां मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि ये वो अयोध्या का प्रमुख मार्ग है जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और जो भी लोग इस मार्ग के जरिए अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं उनकी सघन चेकिंग की जा रही है, तलाशी की जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शासन द्वारा भी अयोध्या में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। कल मुख्य सचिव ने पीसी कर यूपी के सभी जिलाधिकारी व एसपी को यह निर्देश दिया था कि 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम और हिंदू बाहुल्य इलाके हैं, जहां मिश्रित आबादी है, वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएं और उसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं कि अयोध्या में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर बात करें तो आज के दिन अयोध्या में 2 प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है एक लंबे अरसे से 26 सालों से। उसमें प्रमुख ये है कि जो अयोध्या के साधु संत हैं वो एक तरफ कारसेवकपुरम में शौर्य दिवस, विजय दिवस का आयोजन करते हैं और दूसरी तरफ जो बाबरी एक्शन कमेटी है वो यौम गम और काला दिवस मनाती है। हालांकि ये जो कार्यक्रम है बीते 26 सालों से चला आया है। ऐसे में इसको देखते हुए कहीं कोई अशांति न फैले, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें तो वो गश्त कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लखनऊ से भी अयोध्या में मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आज को 6 दिसंबर को लेकर अयोध्या की जो सरगर्मी है उसको लेकर लखनऊ से लगाकर देश की राजधानी दिल्ली तक नजर रहती है कि अयोध्या में क्या होने वाला है। हालांकि अगर आज यहाँ के माहौल की बात करें तो 5 और 6 दिसंबर में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा है। स्थानीय लोग उसी तरह अपने रूटीन में जुटे हुए हैं। जी सुरक्षा बढ़ाई गई है, जगह जगह नाकेबंदी की गई है। उसके चलते जो बाहरी लोग, जो बाहरी श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, उनके आने की संख्या में एक जरूर बड़ी कमी नजर आई है। चाहे वो बात अयोध्या के घाट के हो या मंदिरों के हो। जिस तरह आम दिनों में हजारों की संख्या में देश प्रदेश के विभिन्न इलाकों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी संख्या में एक बड़ी कमी को देखने को मिल रहा है। और अगर बात जिस तरह से, जिस उद्देश्य के साथ यह आयोजन किया जाता है और जिस उद्देश्य रहा राम मंदिर निर्माण का,
उसको लेकर भी, क्योंकि चुनावी वर्ष है, जिस तरह बीते दिनों यहाँ पर शिवसेना की बात करें तो उद्धव ठाकरे पहली बार अयोध्या पहुंचकर उन्होंने सरकार को राम मंदिर निर्माण का अल्टीमेटम दिया, और फिर जो देश के संत हैं उन्होंने भी एक बड़ी धर्म 2019 से पहले राम मंदिर निर्माण शुरू कराए जाने का जो दबाव बना है, जो सियासत शुरू हुई है, उसको लेकर भी यहाँ के लोग ऊब चुके हैं और अब ये चाहते हैं चाहे राम मंदिर निर्माण पर कोर्ट से फैसला हो या सरकार अध्यादेश लाए, कुल मिलाकर जो ये राम मंदिर का मामला है ये सुलझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से राम मंदिर के नाम पर हो रही राजनीति से स्थानीय लोगों को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है, इनके व्यापार पर असर पड़ता है। और अगर बात दूसरी ओर विकास की करें तो सिर्फ बीते 26 सालों से अयोध्या के नाम पर सियासत ही हुई है, कोई विकास नहीं हुआ है। आज भी अयोध्या में न तो कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज है, न ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है और न ही होटल तक रहने के लिए है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से अयोध्या का राजनीतिक लाभ लेकर चाहे वो कई दल हो, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें या अन्य दल हो, वो अपना सियासी फायदा तो लेते रहे हैं, लेकिन अयोध्या को हासिल बीते 26 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है, जिसका अफसोस यहाँ के स्थानीय लोगों में देखने को मिलता है। और जो श्रद्धालु आते हैं, आज के दिन की बात करें तो वो भी खासा द्रवित नजर आते हैं कि इस तरह का जो माहौल बनाया जाता है हर बार यहाँ पर 6 दिसंबर को होता है कि भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर छावनी में अयोध्या तब्दील कर दी जाती है। भले ही स्थानीय प्रशासन ने हालांकि कोई दर्शन पूजन पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन सुरक्षा बढ़ने से ही दहशत इतनी फैल जाती है कि लोग यहाँ आना कब कर देते हैं, खासकर आज के दिन। बिल्कुल ठीक कहा आपने राजीव, और इसीलिए लखनऊ से भी, जैसे कि आपने कहा, लखनऊ से भी मॉनिटरिंग हो रही है और वहाँ पर भी जो प्रशासनिक अमले और शासन के बड़े अधिकारी हैं, जाहिर सी बात है नजर रखे हुए होंगे। और विस्तार में समझते हैं शिवानी से। शिवानी, लखनऊ में आज क्या विशेष रहने वाला है पूरे दिन? देखिए राजेंद्र, आज का जो दिन है वो घटनाक्रम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, क्योंकि आज सिर्फ अयोध्या को ही नहीं पूरे प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है। जिस तरह राजीव भी बता रहे थे कि अयोध्या में तो पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन नज़र पूरे प्रदेश पर है, क्योंकि जो दिन है आज 26वीं बरसी है विवादित ढांचे को ढाया गया था आज ही के दिन। और जिस तरह का माहौल है अभी पिछले दिनों में हम देख रहे हैं, लगातार जिस तरह की घटना बुलंदशहर में भी हुई, तो उसे देखते हुए भी पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी रखा गया है। और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद हैं, लखनऊ में हैं, और उन्होंने सख्त हिदायत दी है प्रशासनिक अधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों को भी कि किसी तरह से भी कहीं पर भी माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। राजेंद्र, बहुत ही अहम बात यह है कि आज अयोध्या के साथ साथ जो भी प्रदेश के संवेदनशील इलाके हैं, जो ज़िले हैं जहां से इस तरह की घटनाओं की खबरें आती रही हैं या जो कुछ शरारती तत्व हैं, उन पर भी नज़र रखी जा रही है। और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है राजेंद्र, क्योंकि अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ही सशक्त जरिया बन गया है बहुत जल्द ही खबरें एक दूसरे तक पहुँचाने का। तो इस दिन को लेकर बहुत ही अलर्ट मोड पर है पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन, और इसीलिए हर तरह से सतर्कता बरती जा रही है। दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं कि बुलंदशहर की जो घटना हुई थी उसको लेकर बहुत दबाव है सरकार पर कि मुख्य आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाएगा। और जो शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार थे, उनकी पत्नी आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आ रही हैं, ये बहुत ही अहम बात है। अब से थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात का वक्त तय किया गया है, 9:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे। ठीक है शिवानी, इस खबर पर आपसे और बात करेंगे हम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये मुलाकात भी बहुत महत्वपूर्ण, इस पर बात करेंगे हम। लेकिन फिलहाल चलेंगे मेरठ उमेश श्रीवास्तव के पास। उमेश, अयोध्या से जुड़ी जो बातें हैं उसकी वजह से पूरे प्रदेश में जो है हाई अलर्ट है। जाहिर सी बात है पूरे प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरी, जैसे कि अभी शिवानी कह रही थी, वो अलर्ट पर है। जाहिर सी बात है ऐसा आप मेरठ में भी देख रहे होंगे। इससे जुड़ा और क्या विशेष देख रहे हैं आप? जी हाँ, देखिए आज के एजेंडे में आज बात 6 दिसंबर की होगी। आज अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी है, पूरे प्रदेश में अलर्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी अलर्ट है। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। और यहाँ विभिन्न जिलों को सेक्टर्स और जोन में बांटा गया है। मेरठ को भी कई सेक्टर्स और जोन्स में बांटा गया है और खासतौर से बुलंदशहर बेहद सेंसिटिव है। वहाँ पर भारी मात्रा में फोर्स तैनात की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती
तैनाती है, साथ ही साथ पीएसी की भी तैनाती है। तो निश्चित तौर पर आज के दिन अलर्ट रहने की जरूरत है, खासतौर से पुलिस को, प्रशासन को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां के जिलाधिकारियों के, वहां के पुलिस कप्तानों को। तो ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर रहेगी। और दूसरी बड़ी खबर बुलंदशहर से ही रहेगी। बुलंदशहर मामले में जिस तरह से न्यूज़ 18 ने खुलासा किया है, जो ताज़ा अपडेट है कि गोमांस 2 दिन पुराना था, तो आखिर वो हिंदू बहुल गांवों के पास कैसे आया, ये साजिश किसने रची, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस जांच रिपोर्ट में क्या आता है, बिल्कुल रमेश, इस खबर पर आपसे बात करेंगे हम। ये जो बुलंदशहर से आपके पास अपडेट है, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आपने बताया, और वो बिल्कुल बहुत जरूरी है कि प्रशासनिक अमला और पुलिस कप्तान और पुलिस अधिकारी अलर्ट पर रहें। जाहिर सी बात है, न्यूज़ 18 की टीम और आप मॉनिटर करेंगे पूरे दिन कि कैसे क्या रह रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और किस तरह से अलर्ट पर है प्रशासन। फिलहाल हम चलेंगे वाराणसी उपेंद्र द्विवेदी के पास। उपेंद्र से हम जानेंगे न सिर्फ वाराणसी का हाल, वाराणसी के पूरे दिन में क्या बड़ा हो सकता है, बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या माहौल रह सकता है। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए कई बड़ी खबरें होंगी, लेकिन आज कानून व्यवस्था से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो आजमगढ़ पर से रहेगी, जिस पर निगाह रहेगी। वहाँ पर क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। पहले एक युवती से गैंगरेप होता है, उसके आरोपियों को पकड़ने के लिए लोगों को और उन परिवार को सड़क पर उतरना पड़ता है, उस पर पुलिस फेल रहती है। उसके बाद 2 दिन बाद गाँव में युवक की हत्या हो जाती है, उस पर भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और मजबूरन लोगों को एसपी कार्यालय का घेराव करना पड़ा। और वहाँ मामला, चूंकि इसमें लोगों का आरोप है कि इसमें जो 2 लोग नामजद हैं, उसमें एक वीडियो भी है जो पूर्वी उपेंद्र, अयोध्या और 6 दिसंबर को लेकर भी किसी किस्म का अलर्ट आप देख रहे हैं। ये तो बातें हैं जो आपने बताई और इस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन अभी हम अयोध्या पर फोकस कर रहे हैं। तो क्या 6 दिसंबर को लेकर वाराणसी में और आसपास के जिलों में और आसपास के इलाकों में आप कोई खास अलर्ट देख रहे हैं? लोगों के बीच में कुछ हलचल देख रहे हैं, या फिर जन सामान्य वैसे ही है जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपने देखा है वहां पर? देखिए राजेंद्र, 2 तरीके की यहाँ पे तस्वीरें देखने को मिल रही हैं 6 दिसंबर को लेकर। एक आम आदमी जो कहते हैं कि बनारस की चाय की जो अड़ियाँ होती हैं वो मशहूर होती हैं, तो आज जो सुबह की चाय की अड़ियाँ हैं वहाँ पर आज अयोध्या का ही मसला है, अयोध्या की ही चर्चा है। क्योंकि आज 6 दिसंबर है, तो ऐसे में अब एक चर्चा तेज पकड़ गई है कि क्या इस बार, चूंकि अब ये लास्ट सत्र है और जिस तरीके से सरकार पर जो है एक धर्म की उम्मीदें टिकी हुई हैं, तो क्या इस पर फैसला आएगा। और 6 दिसंबर की बरसी जो हर बार एक तनाव के रूप में होती है, इस बार तनाव तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, ये उम्मीद के जो पंख हैं और दिल जो है वो बल्लियों उछल रहा है। और एक उम्मीद जग गई है कुछ लोगों को कि अब चाहे राम मंदिर पर किसी भी रास्ते से, चाहे वो सुलह के रास्ते, चाहे कानून के रास्ते से, वो रास्ता साफ होगा और राम मंदिर बनेगा। दूसरी तस्वीर चौकसी को लेकर है, अलर्ट को लेकर है। चूंकि 2 दिन पहले ही जो यहाँ पर संकट मोचन मंदिर है, वहाँ पर एक धमकी भरी चिट्ठी आती है, उसके बाद यहाँ पर अलर्ट हो जाता है। तो ऐसे में मंदिर और देवालों को अलर्ट होने के साथ आज 6 दिसंबर है, तो इसको लेकर मद्देनजर उन एडीजी जोन ने सभी जो जिलों के 10 जिलों के कप्तान हैं उनको निर्देशित किया है कि अपने यहाँ जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर फोर्स लगाई जाए। तो यहाँ पर वाराणसी में भी घाट, दशाश्वमेध घाट पर, विश्वनाथ मंदिर के बाहर और संकट मोचन मंदिर और जो दूसरे बड़े देवालय हैं वहां पर फोर्स लगाई गई है। तो अलर्ट और चर्चा के बीच में आज 6 दिसंबर की सुबह आई है और देखना यह होगा कि किस तरीके से दिन भर इसकी हलचल रहती है और सरगर्मियां रहती है। ठीक है उपेंद्र, आप बिल्कुल नजर रखिए क्योंकि इससे जुड़ी अपडेट्स तो पूरे देश की निगाहें हैं। फिलहाल चलेंगे कानपुर अमित गंजू के पास। अमित, 6 दिसंबर और उससे जुड़े अलर्ट पर ही हम बात कर रहे हैं। क्या कानपुर में देख रहे हैं आप, क्या आसपास के इलाकों से अपडेट है आपके पास और क्या होने वाला है? देखिए राजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर 6 दिसंबर 1992 को जिस प्रकार से जो विवादित ढांचा गिराया गया था, उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा कानपुर में देखने को मिला था। और अगर हम पूरे कानपुर के रिकॉर्ड्स की बात करें तो उस दौरान पे 750 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, लगभग 118 लोग इसमें घायल हुए थे, 9 की इसमें मौत हो गई थी। और ये पुलिस के आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। और उसके बाद से जब ये 6 दिसंबर आता है तब अलर्ट होता है। और अगर अब की बात करें तो निश्चित तौर पर योगी की सरकार है, तो साफ दिशा निर्देश दिए कि लॉ एंड ऑर्डर किसी प्रकार से बिगड़ना नहीं चाहिए, जिसके मद्देनजर एडीजी कानपुर, एडीजी इलाहाबाद,
के क्षेत्रों में पड़ने वाले, जिसमें कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी, ऐसे तमाम जनपद हैं जिन पे अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अननेसेसरली कोई हॉक्स क्रिएट ना हो। सोशल मीडिया के माध्यम से जो शरारती तत्व हैं उन पर नजर रखी जाए। तो कल से पूरा ये पैसे चला और जो ये साइबर सेल और मीडिया सेल के जो प्रभारी हैं जोन स्तर पर, सबकी कल मीटिंग हुई और साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग सोशल मीडिया से इस प्रकार के हॉक्स क्रिएट करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करेंगे या इस प्रकार की अफवाहें फैलाएंगे, उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ये नजीर हो सके कि माहौल खराब करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इस पे हमारी विशेष नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कानपुर नगर, तो कानपुर नगर में भी एक हर बार जब 6 दिसंबर आता है तब लोगों में अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म रहता है। किसी का ये कहना होता है कि वहां विवाद हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता है। उन लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी और ये पहली बार ऐसा किया देखने को मिला है कानपुर में। और कानपुर रेंज की अगर हम पूरी बात करें, जो कानपुर रेंज के अंदर 9 जनपद आते हैं, इनमें साफ तौर पर कहने को मिला है कि सादी वर्दी में 73 लोगों को कानपुर में डिप्लॉय किया और ओवरऑल बात की जाए तो 188 लोगों की डिप्लॉय किया गया उन क्षेत्रों में जहां मिलीजुली आबादी है। जी राजेंद्र जी, ठीक है। आज के एजेंडा खबरों पर हम बात कर रहे हैं और इस बीच में हमारे सहयोगी किशोर रावत देहरादून से जुड़ गए हैं। किशोर, आज देहरादून और पूरे उत्तराखंड में क्या विशेष रहने वाला है? देखिए, आज उत्तराखंड में अगर विशेष की बात करें तो सबसे पहले बजट सत्र, माफ कीजिएगा, शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में अनुपूरक बजट पर चर्चा और उसको पारित किया जाएगा। इसी के साथ 2 संशोधन विधेयक है, इनको भी चर्चा और पारित किया जाएगा। और संभवतः ये माना जा रहा है कि कांग्रेस कल जिस तरीके से तेवर दिखाए थे कांग्रेस ने सदन के बाहर, इस बार सदन के अंदर दिखाएगी। लोकायुक्त, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर वो आज हंगामा कर सकती है। इसके साथ मौसम की बात करें तो मौसम में आज का दिन पहाड़ी इलाकों में अगर बात करें तो 3000 से मीटर के ऊपर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मैदानी इलाकों में कोहरा और ये माना जा रहा है कि 10 तारीख से यानी 10 दिसंबर से उत्तराखंड में बारिश होगी। तो कई जगहों पे मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी दी है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरा रहेगा। तीसरी अगर बात करें तो रणजी मैच होगा रायपुर स्टेडियम में उत्तराखंड और मेघालय के बीच में। और उत्तराखंड का अगर प्रदर्शन देखें तो उत्तराखंड अब तक सारे जितने भी मैच हुए बेहतर प्रदर्शन और अच्छे तरीके से चुनाव जीती है। इसके साथ ही तमाम जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उस पर हमारी नजर बने रहेगी और खासकर भाजपा की जो एक बैठक है शाम को, कोर ग्रुप की बैठक है, ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है। भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक है, इसमें सीएम त्रिवेंद्र रावत, प्रभारी श्याम जाजू, अजय भट्ट और तमाम सांसद और पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, वो शामिल रहेंगे। और इस बैठक में लोकसभा चुनावों में और आगे के जो कार्यक्रम होने हैं भाजपा के, उस पर मंथन किया जाएगा। जी राज, ठीक है किशोर। लखनऊ चलते हैं शिवानी के पास। शिवानी, आप बता रहे थे कि कैसे आज बुलंदशहर हिंसा में जो इंस्पेक्टर शहीद हुए थे उनके परिवार के लोग आज मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं, बताइए दर्शकों को विस्तार से। जी राजेंद्र, हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर, जहां अब से थोड़ी देर बाद ये मुलाकात शुरू होने वाली है। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जो शहीद हुए बुलंदशहर में, उनकी पत्नी रजनी यहाँ पर मुलाकात के लिए आई हैं। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। और जैसा कि हम सुन रहे थे, पिछले 2 दिनों में उनके बयान भी आए। उन्होंने कहा कि उनके जो पति के हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए और कई बार भावुक होते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन हत्यारों को उन्हें सौंप दिया जाए। तो मुख्यमंत्री ने लगातार सख्त निर्देश भी दिए हैं कि इस पूरी घटना में जांच के साथ साथ जो मुख्य आरोपी है, जिसको लगातार हम लोग देख रहे हैं, उसके वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, तो उसको पकड़े जाने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि कार्रवाई तेज़ी से चल रही है और जो पूरा षड्यंत्र था उसे लेकर भी पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है और इसे लेकर सरकार पर दबाव भी बहुत है कि जो मुख्य आरोपी है इस पूरी घटना का, क्योंकि एक पुलिस वाले को जिस तरह से मार दिया गया भीड़ के द्वारा, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जो शहीद इंस्पेक्टर हैं उनकी पत्नी यहाँ पर मुलाकात करने वाली हैं मुख्यमंत्री से और कोशिश की जा रही है हालांकि कि जो मुख्य आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और हालांकि उसने अपने आप को निर्दोष बताते हुए एक वीडियो जारी किया है, लेकिन फिर भी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, बुलंदशहर के एसएसपी हैं, उनके साथ कई टीमें हैं जो लगातार इस पूरे इलाके में कैंप कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए और इस पूरे मामले की जो पूरा घटनाक्रम था इसे लेकर पूरी जांच जल्द पूरी की जाए।
और जो गोकशी के आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो बुलंदशहर की घटना को लेकर भी अहम फोकस आज पूरे दिन हमारा रहेगा राजेंद्र। और क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधे इसमें गंभीरता दिखाते हुए इसमें इंटरवीन किया है। आपने जो ये बात कही शिवानी, इसी पर उमेश से अपडेट लेते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जो गोकशी की FIR है उमेश 7 लोगों के खिलाफ, उस पर हंगामे की खबर है, क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, देखिए बुलंदशहर में इस वक्त वायरल वीडियोस की बाढ़ है। एक के बाद एक वायरल वीडियोस हो रहे हैं। इसकी जांच बेहद आवश्यक है। पहला वायरल वीडियो हुआ जब पत्थरबाजी का हुआ, दूसरा वायरल वीडियो सुमित को गोली लगने का हुआ, और तीसरा वायरल वीडियो जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को गोली लगी उस पर हुआ। चौथा वायरल वीडियो योगेश राज के बयान को लेकर के हुआ कि वो अपने आप को बेगुनाही का साबित करने के सबूत दे रहा है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आया है जिसमें सुमित के हाथों में पत्थर है और वो पत्थरबाजी कर रहा है, तो निश्चित तौर पर इन सभी वायरल वीडियोस की जांच होनी चाहिए। जांच में क्या निकल करके आता है इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहरहाल जो ताज़ा अपडेट बुलंदशहर से है वो ये कि इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बवाल और हत्या के मामले में 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गोकशी के मामले में एक अन्य गोकशी के मामले में 4 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं जहांगीराबाद से। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जांच में क्या आता है और साजिशकर्ता कौन थे, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से यह भी आ रही है कि 5 से 6 लोग नकाब पहने हुए सियाना कोतवाली के पास देखे गए थे। और जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ चिंगरावटी चौकी से 500 मीटर की दूरी पर 5 से 6 नकाबपोश देखे गए थे, ऐसा वहां के कुछ स्थानीय लोगों का कहना है। तो ये नकाबपोश कौन थे, क्या ये साजिशकर्ता थे, इस पर सबसे महत्वपूर्ण निगाह रहेगी कि आखिर साजिश किसने रची। क्योंकि डीजीपी ने भी कल बयान दिया था कि साजिश है, षड्यंत्र है। तो साजिशकर्ता कौन है, षड्यंत्र करने वाले कौन सामने आना चाहिए। ये आज बिल्कुल उमेश सामने आना चाहिए और मुझे यकीन है कि आज इस सिलसिले में जो भी डेवलपमेंट्स उधर होंगे वो आप सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे, न्यूज़ 18 पहुंचाएगा। उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र, वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की खबर है और मुख्यमंत्री बहुत रुचि ले रहे हैं उसकी तैयारियों में। बिल्कुल, देखिए इस बार जो 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है वो वाराणसी में हो रहा है और लगातार इसको लेकर हर दिन मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी समीक्षा हो रही है। आज उस कड़ी में, तैयारियों की कड़ी में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आज इसकी बैठक लेंगे और यहाँ से जो भी विधायक हैं, जो भी सांसद प्रतिनिधि हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो जाएंगे, यहाँ की मेयर जाएंगी। साथ ही साथ कुंभ भी उस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में एक दिन के लिए शामिल है। तो इसको लेकर इलाहाबाद की मेयर, वहाँ के सांसद और विधायकों को भी बुलाया गया है। करीब शाम 6 बजे बताई जा रही है लखनऊ में मुख्यमंत्री ये बैठक लेंगे। इसको लेकर सारे अफसर यहाँ से रवाना हो गए हैं। जो अब तक हुई तैयारियां हैं उस पर क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं और क्या और कुछ हो सकता है, इन सब। ठीक है उपेंद्र, कानपुर चलते हैं। वहां के चर्चित दिव्या हत्याकांड में एक बहुत दिनों से जिसका इंतजार किया जा रहा था वो फैसला आया है। अमित बताएंगे उसके बारे में डिटेल में। बताइए अमित। देखिए राजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा ये वो हत्याकांड था जिसने कानपुर में जरूर घटित हुआ था मगर पूरे देश को हिला दिया था। यहां से लेके राष्ट्रपति की चौखट तक ये पूरा मामला गया था और इसमें तमाम टीम्स गठित की गई थी। लगभग 77 ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया था। 368 पेजों की पूरी एक केस तैयार किया गया था। सीबीसीआईडी ने इसमें लिया था। देखिए लगभग 8 साल का लंबा अंतराल के बाद पीड़िता की जो माँ है, जो बच्ची हमारे बीच नहीं, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, उसको 8 साल बाद इंसाफ मिला। कल उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। खुशी का शब्द इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह उसे न्यायालय पे उम्मीद थी कि इन दोनों पापियों को सजा मिलनी चाहिए, मगर अब उसकी मां का एक न्यायालय से और गुहार है उन वकील के माध्यम से कि इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए कि जिस प्रकार से उस बच्ची का जीवन इन्होंने तबाह किया, उसकी हत्या शब्द इसलिए कहा जाए कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ। उसके दोनों भाइयों को आजीवन कारावास तो जरूर हुई, मगर उनकी मां की अब अगली प्रोसीडिंग रहेगी कि उनको कैसे फांसी की सजा मिलेगी। वो मैक्सिमम पनिशमेंट चाहती हैं इस हीनस क्राइम के लिए, इस किस्म के अपराध के लिए। समझा जा सकता है उनकी भावनाओं को। बहुत धन्यवाद आप सभी का। राजीव, शिवानी, किशोर, उपेंद्र, उमेश और अमित आज की एजेंडा खबरें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आप देख रहे थे आज का एजेंडा। धन्यवाद।